नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और यहां से आगे आने वाला हफ्ता भारतीय बाजार के लिए कैसा रह सकता है, आपको रणनीति क्या बनानी है, कहां पर एहतियात बरतने हैं, कहां पर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन सारी चीजों की बातचीत हम यहां पर करेंगे और साथ ही बाजार से जुड़े आपके सवालों की भी एड्रेस करने की कोशिश होगी। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनका नजरिया, उनका रवैया बाजार पर समझेंगे। लेकिन इन सबसे पहले भारतीय बाजार पिछले हफ्ते कैसे रहे वो भी तो एक बार जान लेते हैं। पिछले हफ्ते वॉलेटिलिटी थी बाजार में, हमने देखा कि काफी हद तक क्रूड और एनर्जी पैक में वॉलेटिलिटी नजर आई और उसका असर भारतीय बाजार पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा। मिक्स कमेंट्स थे जो कि ट्रंप की तरफ से आ रहे थे, ईरानियन लीडर्स की तरफ से आ रहे थे, जिसका असर है जो कि एनर्जी पैक पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा। अ स्पाइक ऑफ अराउंड $112 to $113 ऑफ बैरल कच्चे तेल की चाल में पिछले हफ्ते हमने देखा था। इसके अलावा रुपया जो है वो चर्चा का विषय बना रहा और चर्चा थी वीकनेस, करेंसी की वीकनेस इतनी ज्यादा बड़ी कि ₹96.96 के लेवल्स डॉलर के मुकाबले रुपए में देखने को मिले। उसके बाद ऑफकोर्स नॉमिनल सॉफ्टनिंग भी देखने को मिली और रुपया जो है संभला भी। लेकिन एक समय पिछले हफ्ते में ₹96.96 96 के लेवल्स पर रुपए में एब्सोल्यूट वीकनेस देखने को मिल रही थी। इन सब के अलावा अगर आप देखें निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमने देखा पूरा का पूरा हफ्ता जो है उतार चढ़ाव के बीच कामकाज नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स में भी ज्यादातर मोमेंटम और एक्शन जो है स्टॉक वाइज तलाशने की कोशिश करने की हिदायत हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे थे, और वो भी इसलिए क्योंकि रिजल्ट से सीजन चल रहा है और रिजल्ट हैवी जब सेशंस होते हैं तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी स्क्रिप्ट और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में नजर आती है। सेक्टर वाइज अगर देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने कह सकते हैं कमान संभाली, काफी अच्छे लेवल पर कामकाज देखने को मिला। इसके ठीक साथ साथ हमने देखा मेटल, मिड सेलेक्ट, ऑटो, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, एनर्जी और आईटी। एफएमसीजी, रियल्टी, एनर्जी, आईटी में कमजोरी थी, हालांकि पीएसयू बैंक, मेटल, मिड सेलेक्ट और ऑटो में मजबूती नजर आई। सबसे ज्यादा टूटता हुआ फार्मा इंडेक्स और आईटी इंडेक्स हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा। यहां से आगे अब बाजार की तस्वीर कैसी नजर आएगी, किन चीजों पर रखनी है नजर, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा एक लंबी फेहरिस्त है निफ्टी, एफएनओ और कैश सेगमेंट के नतीजों की आने वाले हफ्ते के लिए भी, तो रिजल्ट हैवी ही रहने वाले हैं आने वाले सेशंस। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि वो अपनी एक्सपर्टीज से कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को। शर्मिला जोशी जी हैं हमारे साथ और लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मिला जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। बताएं आपने क्या कुछ वॉच आउट किया लास्ट वीक और यहां से आगे बाजार की चाल और रणनीति क्या बनाकर चल रहे हैं। शर्मिला जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। तो बिल्कुल जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि वही कंसर्न्स रहेंगे अगले हफ्ते के लिए भी कि किस तरह से एनर्जी के प्राइसेस रहते हैं, क्या जो सीज फायर है उसको लेकर क्या डेवलपमेंट्स रहती है, व्हाट क्रूड प्राइस एक बहुत अहम हिस्सा बन जाएगा कॉन्वर्सेशन का। और जैसे जैसे नतीजे आ रहे स्टॉक्स विल रिएक्ट टू दैट। तो आई एम अफ्रेड जब तक हम ये पूरी तरह से ये मामला सुलझ नहीं जाता और चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती तब तक इसी तरह का थोड़ा वॉलेटाइल और रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी देखने मिलेगा। बिकॉज जैसे कि हमने देखा है कि मार्केट जो एक 23,800 निफ्टी लेवल बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था वो कहीं ना कहीं टूट गया। नाउ वी आर बैक अगेन टू दैट लेवल, सो मार्केट इज वाचिंग दिस लेवल वेरी क्लोजली। बट हैविंग सेड दैट वी हैव टू सॉर्ट ऑफ बी कॉशियस, क्योंकि जब खराब खबर आई तो मार्केट करेक्ट होगा एंड अदरवाइज आई थिंक वी विल सी सम बाइंग इन सेलेक्ट स्टॉक्स। एब्सोल्युटली। लक्ष्मीकांत जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? पिछले हफ्ते से क्या टेकअवेज हैं आपकी तरफ से और आने वाले हफ्ता कैसा रहेगा? क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी चाहिए और कहां पर ध्यान रखना है सबसे ज्यादा? आप सभी को गुड आफ्टरनून। मार्केट में एक स्टेबिलिटी तो देखने को मिली है। मार्केट ने, निफ्टी ने अपने पिछला जो वीक का लो था उसको डिफेंड किया है और एक हमें शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव देखने को भी मिला है। हालांकि अभी भी जो हर्डल्स हैं 23,800 23,900 जहां पे 20 डीएमए देखने को मिले हैं, अभी भी मार्केट ने उसको तोड़ा नहीं है। बट जिस हिसाब से मार्केट ने अपने पिछले लो को डिफेंड किया है तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें 23,900 के ऊपर देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट डिसाइसिवली 23,900 के लेवल को तोड़ता है तो वहां से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है
और वो जो ट्रिगर मोमेंटम है, वो बाइंग मोमेंटम है, वो उसको निफ्टी को पुश कर सकता है 24,300 से लेकर 24,400 के जोन के आसपास। तो जब तक निफ्टी 23,300 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक हमें लगता है कि एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू 23,900 के ऊपर मिल सकता है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो इम्प्रूवमेंट, थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर में एक इम्प्रूवमेंट नजर आया है। 53,000 का जो सपोर्ट है अभी भी इंटेक्ट है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर रहता है तब तक हम अपवर्ड ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन रख सकते हैं, और ये जो अपवर्ड ब्रेकआउट आने की संभावना है 54,600 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर बैंक निफ्टी 54,600 के लेवल को तोड़ता है तो वहां से हमें एक अपवर्ड रैली देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को 55,400 से लेकर 55,800 जोन तक पहुंचा सकता है। ओके तो चलिए, ये राय इस वक्त मार्केट के आउटलुक पर हमारे एक्सपर्ट से हमें मिली है। क्विकली सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल, क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, उन पर हमें संपर्क करें और मार्केट से जुड़े आपके सवाल हम तक पहुंचाएं। पूरी कोशिश करेंगे कि इस बुलेटिन में आपके और इसी तरह के बुलेटिन में आपके क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर पाएं। पहला सवाल है जयप्रकाश वर्मा का। और शर्मिला जी, टेक्समाको रेल पर ये सवाल है। ये लिखते हैं कि इन्होंने 400 शेयर्स 126 रुपए के दाम पर खरीदे हैं। अब ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स पर भी अगर आप नजरिया देना चाहें और व्यूअर के लिए उनका सवाल जो है टेक्समाको रेल पर, इस पर भी कोई स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से, कोई राय अगर देना चाहें तो 126 के लेवल्स पर 400 शेयरों की खरीदारी है, करीब 7,000 का नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल आई थिंक इस स्टॉक में तो उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अब वैल्यूएशंस ये लेवल पे काफी अट्रैक्टिव है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए स्टॉक में। 126 शायद मेरा टारगेट रहेगा, सो दैट विल बी क्लोज टू हिज बाइंग प्राइस। हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से ये लेवल पे तो बने रहिए। ओवरऑल आई थिंक रेलवे स्टॉक्स पर एक दो थीम्स उसमें प्ले आउट हो रही है डेफिनेटली। आई थिंक IRCTC एक बहुत अच्छी थीम है, और अगर आप रेल कवच उसके जो ऑर्डर्स है उस हिसाब से थोड़े बहुत स्टॉक्स में इंटरेस्ट रहेगा। बट ओवरऑल एक न्यूट्रल राय रहेगी रेलवेज एज अ सेक्टर पर, और ये स्टॉक पर भी न्यूट्रल ही राय है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लेवल पे बने रहना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इन पर्टिकुलर टेक्समाको रेल पर। अगला सवाल अरिहंत सिंह जी का है, वाराणसी से लिख रहे हैं। 6 महीने का नजरिया रखते हुए लक्ष्मीकांत जी, सियाट लिमिटेड पर खरीदारी इन्होंने की है। 500 शेयर सियाट लिमिटेड के इन्होंने खरीदे हैं। अपने एंट्री लेवल जो है 3,250 के बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ऑटो एंसिलरी के लिए लक्ष्मीकांत जी Q4 जो है वो बेहतर साबित हो रहा है और आगे भी होने की संभावनाएं हैं। व्यूअर की खरीदारी के लेवल्स जो देख रहे हैं उससे थोड़ा नीचे गया है स्टॉक और इसी वजह से नुकसान झेल रहे हैं। बट सियाट लिमिटेड में लास्ट क्लोज करीब 1.5 से 2% की तेजी पर था। क्या राय होगी आपकी तरफ से? देखिए, स्टॉक्स में अभी भी मल्टीपल हर्डल बने हुए हैं। हालांकि एक हल्की फुल्की रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है। 3090 का एक शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन इसने बनाया है, बट जब तक स्टॉक 3400 से लेकर 3450 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं देता है या हमका एक वीकली क्लोज नहीं देता है, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और अगर 3000 के लेवल्स, अगर 3090 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो यहाँ पे हमें और करेक्शन देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये स्टॉक, इसका जो पिछला स्विंग लो है 2950 का, वहां तक पहुंच सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट वीक नजर आ रहा है, पर मैं इनको कहना चाहूंगा कि 3090 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें। अगर यहाँ पर कोई पुल बैक मूव हमें ऊपर की साइड मिलता है तो वहां से एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इन पर्टिकुलर सियाट लिमिटेड के लिए। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ऑटो एंसिलरीज इस वक्त फोकस रेडार पर है, जरूर नजर रखिएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कोल इंडिया पर है शर्मिला जी। हमारे व्यूअर जगदीश पटेल हैं, गुजरात से लिख रहे हैं। कोल इंडिया के स्टॉक्स में बाइंग इन्होंने की है। करीब 35 शेयर्स इन्होंने कोल इंडिया के खरीदे हैं और इस पर अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं 365 के। वहां से स्टॉक ऊपर गया है। लास्ट क्लोज में हमने बिकवाली देखी है, लेकिन व्यूअर ने जो खरीदारी की है उन स्तरों से उन्हें मुनाफा हो रहा है। छोटा ही मुनाफा, लेकिन हाँ प्रॉफिट लेवल्स, क्योंकि 365 के इनके एंट्री लेवल हैं
और करीब 100 रुपए ही वहां से बढ़ा है, 456 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। यहाँ से मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत अपसाइड अभी बची है कोल इंडिया में। हालांकि हिज रिटर्न्स हैव बीन क्वाइट गुड, क्योंकि उन्होंने 365 पे लिया, अब स्टॉक 456 पर है, तो इन परसेंटेज टर्म्स उनकी रिटर्न काफी अच्छी हो चुकी है। बट द वन रीजन आई लाइक कोल इंडिया, स्पेशली अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, और मेरे हिसाब से उनके पास आई थिंक ओनली 35 है, तो एक थोड़ी और बड़ी परचेज भी यहाँ हो सकती है, क्योंकि स्टॉक का डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है। So I think a lot of retail long-term investors invest in the stock for the dividend yield. I think it's close to 5.86%. तो उस लिहाज से अगर उनको कोल इंडिया में बने रहना है, तो आई थिंक बहुत एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है डिविडेंड यील्ड का। बट आई थिंक इवन इन टर्म्स ऑफ उनका जो एंट्री पॉइंट है और अभी का जो स्टॉक प्राइस है, यहाँ से थोड़ी बहुत अपसाइड बची है, तो अभी के लिए बने रही। ठीक है, अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखें। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई कोल इंडिया पर। मूविंग अहेड, अगला स्टॉक, और इस पर तो दोनों ही एक्सपर्ट्स का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर्स फेवरेट, इन्वेस्टर्स फेवरेट ये स्टॉक है बीएसई लिमिटेड। इतना ज्यादा चला है कि अब एंट्री अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। लक्ष्मीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। हमारे एक व्यूअर हैं ललित कटियाल, इन्होंने खरीदे हैं 50 शेयर्स, और ये लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को रख सकते हैं। 5 से 10 साल का नजरिया बनाकर चल रहे हैं। 3048 इनके एंट्री लेवल है। 4194 के स्तर हम देख चुके हैं बीएसई लिमिटेड पर। आप एक टेक दीजिए, फिर शर्मिला जी से भी उनका टेक समझेंगे। देखिए, वीकली चार्ट्स पर यहाँ पर अभी पिछले महीने ही हमें एक पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक्स में हमें हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न्स अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं जहां से प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो बुलिश साइड का ही है। मुझे लगता है कि जब तक बीएसई इंडिया 3940 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक इसमें पॉजिटिव व्यू इंटेक्ट रह सकता है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर 4500 के लेवल्स टूटते हैं, तो फिर एक अपवर्ड फर्दर रैली यहाँ पर अनचार्टेड टेरिटरी में देखने को मिलेगी। स्टॉक में पोटेंशियल है कि आने वाले समय में 5200 से लेकर 5500 के भी लेवल्स ये स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। एब्सोल्युटली। शर्मिला जी, आपके टेक्स क्या होंगे? एक्सचेंज, एंसिलरी, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, मेजर बीएसई लिमिटेड फंडामेंटल्स के लिहाज से भी काफी स्ट्रांग और टेक्निकल्स के लिहाज से भी स्ट्रेंथ नजर आती है। आई थिंक अभी के समय में मेरे पास 3 बड़ी वजह है विच आई वुड रेकमेंड स्टेइंग इन्वेस्टेड इन बीएसई। एक तो आई थिंक द वेरी बेसिक रीजन कि जिस तरह की अभी तक इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और वो काफी बढ़ने की उम्मीद है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे बढ़ेगा, तो मोर एंड मोर पीपल विल कम टू कैपिटल मार्केट्स, और उसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी बीएसई रहेगा। सो दैट्स द नंबर 1 रीजन। The other 2 reasons are more sort of यानी they will play out hopefully। एक तो जैसे आज ही एक बात चली है कि शायद निफ्टी 50 में इसका इंक्लूजन हो सकता है। अगर बीएसई का निफ्टी 50 में इंक्लूजन होगा, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इंडेक्स फंड्स है उनसे आएगा, क्योंकि फिर वो बाइंग आएगी बीएसई में। सो जो कोई फ्लोटिंग स्टॉक है वो सब अब्सॉर्ब हो जाएगा, बिकॉज दे विल हैव टू मिरर दैट परसेंटेज। तो वो एक बात चल रही है। और दूसरी आई थिंक एक बड़ी वजह ये भी मेरे हिसाब से आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एनएससी की भी लिस्टिंग इसी साल एक्सपेक्टेड है। दे विल हैव एन आईपीओ एनी टाइम। आई थिंक जैसे मार्केट सुधरेगा, हम देखेंगे कि थोड़े बड़े जो आईपीओज रुके हैं वो सब आ जाएंगे, उनमें एक एनएससी का भी रहेगा। और उस समय वो फिर से फोकस सब कैपिटल मार्केट और इन सब स्टॉक्स पर आएगा, और सब बातें होगी कि किस तरह से बढ़त हो सकती है ये स्टॉक्स में। सो आई थिंक इट्स गुड टू स्टे इन्वेस्टेड इन बीएसई इफ यू ऑलरेडी हैव इट। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस पर। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। बताएं लक्ष्मीकांत जी, आज आपकी तरफ से वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे? जी, हमारी साइड से 2 रिकमेंडेशन बाय की तरफ होंगे। सबसे पहला है एंड्योरेंस। यहाँ पर इस स्टॉक ने अपने फरवरी मंथ स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है,
स्टॉक अभी अपने सभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर हमें इसको बाय करके चलना है। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो 2870 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 2615 का। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हमें 350 से लेकर 355 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 365 366 के ऊपर। तो हमें लगता है करंट लेवल से भी बाय किया जा सकता है, और मंडे की सेशंस में ये ब्रेक थ्रू आता है तो हमें अच्छे खासे इसमें पॉजिटिव ट्रिगर दिखेंगे। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 385 का है, स्टॉप लॉस हमें 350 का मेंटेन रखना है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये हो गए वीआईपी शेयर लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। शर्मिला जी, आपकी तरफ से क्या होंगे आज के लिए वीआईपी स्टॉक्स? So I will recommend Mahindra and Mahindra. वो भी एक ऑटोमेकर ही है, जैसे इन्होंने टाटा मोटर्स प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल रेकमेंड किया। आई थिंक ये सब जो स्टॉक्स है ऑटो स्पेस में वो काफी करेक्ट हुए हैं, गिवन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बन गई है, क्रूड प्राइसेस ऊपर गए एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल्स पर इम्पैक्ट आया है इन सब चीजों का। बट आई थिंक दीज विल गेट सॉर्टेड। ये अगले 2-3 महीने में ये सब चीजें सॉर्ट हो जाएगी। और अगर आप नतीजे देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के, तो बहुत बढ़िया रहे। रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी दोनों काफी बेहतरीन रहे Q4 में। और उसके साथ साथ जो उनका लाइनअप है, खास करके ईवी कार्स का जो उनका लाइनअप है वो बहुत बेहतरीन है। तो आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह की ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी। सो द टारगेट वुड बी 3500 विद अ 12 to 18 month horizon, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑलराइट, शर्मिला जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए।